हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवा वॉयस लाइब्रेरी में। आज आपको लोक व्यवहार पुस्तक के नए चैप्टर जिसका नाम है शहद की बूंद की ऑडियो बुक के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की ऑडियो बुक शहद की बूंद। अगर आप गुस्सा हैं और अगर आप सामने वाले को दो चार बातें सुना देते हैं तो इससे आपके दिल की भड़ास तो निकल जाएगी, पर सामने वाले पर क्या गुजरेगी? क्या सामने वाले को भी आपके जितनी खुशी मिलेगी? क्या आपके गुस्से, आपके शत्रुतापूर्ण रवैये से वह आपकी बात मान लेगा? वुडरो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरी तरफ मुक्का ताने हुए आते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी अपना मुक्का तान लूंगा। परंतु अगर आप शांति से आकर मुझसे यह कहते हैं, चलिए हम मिल बैठकर चर्चा करते हैं, और अगर हमारे बीच कुछ मतभेद हैं तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों पर मतभेद हैं, तो हमें जल्द ही पता चलेगा कि बहुत से मुद्दों पर हमारे विचार समान हैं और हमारे बीच बहुत कम मुद्दों पर मतभिन्नता है। और अगर हम में धैर्य हो, स्पष्टता से भावनाएं व्यक्त करने की इच्छा हो और हम मिल बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार हो, तो हम अपने मतभेदों को दूर कर लेंगे। वुडरो विल्सन की इस बात का जॉन डी रॉकफेलर जूनियर से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। 1915 में रॉकफेलर को कोलोराडो में नफरत की निगाहों से देखा जाता था। 2 साल से रॉकफेलर की कंपनी में हड़ताल चल रही थी। यह अमेरिकी उद्योग के इतिहास में सबसे खूंखार हड़ताल थी। गुस्से से बौखलाए मजदूर कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी से ज्यादा तनख्वाह मांग रहे थे। रॉकफेलर के हाथ में उस कंपनी की बागडोर थी। मजदूरों ने मशीनों और इमारतों में तोड़फोड़ की और पुलिस को बुलाना पड़ा। काफी खून खराबा हुआ। हड़ताल करने वाले मजदूरों पर गोलियां भी चलाई गईं और कई मजदूर उन गोलियों के शिकार हुए। ऐसे समय में जब हवा में इतनी नफरत फैली हुई थी, रॉकफेलर हड़ताल करने वालों से अपनी बात मनवाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी लिया। कैसे? यह रही कहानी। दोस्त बनाने में कई हफ्ते लगाने के बाद रॉकफेलर ने हड़तालियों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उनका यह भाषण एक मास्टरपीस है। इसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। इससे नफरत की वे तूफानी लहरें शांत हो गईं, जो रॉकफेलर को डुबाने का इरादा रखती थीं। इस भाषण से उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। इसमें तथ्यों को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया था कि हड़ताल करने वाले कर्मचारी चुपचाप अपने काम पर वापस चले गए और उन्होंने वेतन बढ़ाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिस बात को लेकर इतना बवाल मचा था। इस ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत आगे दी गई है। यह देखें कि इसमें दोस्ती की झलक है। रॉकफेलर उन लोगों से बात कर रहे थे जो कुछ दिन पहले उनका गला घोंट देने का इरादा रखते थे और यह चाहते थे कि उन्हें किसी पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया जाए। परंतु रॉकफेलर इतने अधिक दोस्ताना थे, इतने अधिक उदार थे, मानो वे मेडिकल मिशनरीज को संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण में इस तरह के वाक्यांश थे, मुझे गर्व है कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपके घरों में मेहमान बनकर गया था, मैं आपकी पत्नियों और बच्चों से मिल चुका हूँ, हम यहाँ अजनबियों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और हमारे हित साझा हैं और आपकी सदाशयता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। रॉकफेलर ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की, मेरे जीवन का यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहली बार मुझे इस महान कंपनी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे आपसे मिलने में गर्व का अनुभव हो रहा है और मैं इस मुलाकात को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर यह बैठक 2 हफ्ते पहले हुई होती तो मैं यहाँ आपके सामने किसी अजनबी की तरह खड़ा होता और केवल कुछ ही लोगों को पहचान पाता। परंतु पिछले हफ्ते मैं दक्षिणी कोयला क्षेत्र के सभी कैंपों में घूम चुका हूँ और मैं आप सभी के घर जाकर आप सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूँ और मैं आपके बीवी बच्चों से भी मिला है। हम यहाँ पर अजनबियों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और मैं इसी दोस्ताना माहौल में आपके और अपने साझा हितों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चूंकि यह कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मीटिंग है, इसलिए आपकी सदाशयता की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता।
परंतु मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से अंतरंगता से जुड़ा हुआ हूँ और एक तरह से मैं स्टॉक होल्डर्स और डायरेक्टर्स का प्रतिनिधि हूँ। क्या यह दुश्मनों को दोस्त बनाने की कला का बेहतरीन उदाहरण नहीं है? मान लीजिए रॉकफेलर ने दूसरी ही शैली में बात की होती। मान लीजिए उन्होंने हड़तालियों को दोषी ठहराया होता, उनके सामने विनाशकारी तथ्य प्रकट किए होते, उन्हें धमकाया होता। मान लीजिए उन्होंने अपनी आवाज की टोन और हाव भाव से यह बताया होता कि वे गलत थे। मान लीजिए उन्होंने तर्कशास्त्र के समस्त नियमों का प्रयोग करते हुए यह साबित कर दिया होता कि मजदूर गलत थे। तो क्या होता? इसका परिणाम यह होता कि दोनों ही पक्षों में तनाव बढ़ता, नफरत बढ़ती, विद्रोह बढ़ता। अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना और विद्वेष है, तो आप तर्कशास्त्र के सहारे उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। डांटने वाले माँ बाप, फटकारने वाले बॉस और पति तथा चिड़चिड़ी पत्नियों को यह समझ लेना चाहिए कि लोग अपने विचार नहीं बदलना चाहते। शक्ति के प्रयोग द्वारा उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वे आपसे या मुझसे सहमत हो जाएं। परंतु अगर हम उनके प्रति विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करें तो शायद हम उनसे अपनी बात मनवा सकें। शब्द लिंकन ने यही बात 100 साल पहले कही थी। यह रहे उनके। एक पुरानी और सच्ची कहावत है, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। इसी तरह अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो पहले उसे यह एहसास दिलवाएं कि आप उसके मित्र हैं। यही वह शहद की बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी और यही वह महान राह है जिसके द्वारा आप उसके विचारों को भी बदल सकते हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जान चुके हैं कि हड़तालियों के प्रति दोस्ताना रवैये से लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर व्हाइट मोटर कंपनी के 2500 कर्मचारी जब वेतन बढ़ाने और यूनियन शॉप की मांग को लेकर हड़ताल पर गए तो कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ ब्लैक ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, उन्हें डराया धमकाया नहीं, उन्होंने साम्यवाद या तानाशाही का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने दरअसल हड़तालियों की तारीफ की। उन्होंने क्लीवलैंड के अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें हड़तालियों के शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने के लिए उनकी तारीफ की गई थी। हड़तालियों को बेकार बैठे देखकर उन्होंने उनके लिए 2 दर्जन बेसबॉल बैट और ग्लव्स भी खरीद लिए और उन्हें खाली जगहों पर बेसबॉल खेलने का सुझाव दिया। बॉलिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उन्होंने एक बॉलिंग एली को किराए पर भी ले लिया और मजदूरों को वहां खेलने का न्योता दिया। ब्लैक की दोस्ताना पहल का वही असर हुआ जो दोस्ती का हमेशा होता है। इसके जवाब में कर्मचारियों ने भी दोस्ताना जवाब दिया। हड़तालियों ने बेलचे, फावड़े उठाए और फैक्ट्री के चारों तरफ जमा कागज, माचिस, सिगरेट के ठठी का कचरा साफ कर दिया। कल्पना कीजिए कि हड़ताल पर गए कर्मचारी अधिक वेतन और यूनियन की मान्यता के लिए संघर्ष करते हुए फैक्ट्री के आसपास जमा कचरे को साफ कर रहे थे। इस तरह की घटना अमेरिका की औद्योगिक हड़तालों के लंबे और तूफानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। यह हड़ताल 1 सप्ताह में ही समाप्त हो गई और कटुता या तनाव पैदा होने का तो सवाल ही नहीं था। डेनियल वेबस्टर, जो ईश्वर की तरह दिखते थे और देवदूतों की तरह बात करते थे, दुनिया के महानतम वकीलों में से एक थे। परंतु वे अपने सबसे सशक्त तकों को इस तरह की दोस्ताना टिप्पणियों से शुरू करते थे, जूरी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, शायद इससे यह पता चलता है, या हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए, या आप जैसे बुद्धिमान लोग आसानी से इन तथ्यों के महत्व को समझ सकते हैं। कहीं कोई आक्रामकता नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, अपने विचार दूसरों पर थोपने का कोई इरादा नहीं। वेस्टर की इसी दोस्ताना, शांत और मृदु शैली की वजह से वे इतने सफल और महान वकील बन पाए। हो सकता है कि आपके जीवन में हड़ताल तोड़ने या किसी मुकदमे की पैरवी करने की नौबत न आए, पर शायद आपको अपना किराया कम करवाना हो। क्या तब यह दोस्ताना शैली आपके काम आएगी? आइए देखते हैं। ओ एल स्ट्रॉब एक इंजीनियर थे।
वे अपने मकान का किराया कम करवाना चाहते थे, परंतु वे यह भी जानते थे कि उनका मकान मालिक बहुत कड़क था। मिस्टर स्ट्रॉब ने हमारी क्लास में बताया, मैंने मकान मालिक को लिख दिया कि मैं अपनी लीज के खत्म होते ही मकान खाली करना चाहता हूँ। सच बात तो यह थी कि मैं मकान नहीं छोड़ना चाहता था। अगर मेरा किराया कम हो जाता तो मैं खुशी खुशी वहीं पर रहता, परंतु इसकी कोई संभावना नहीं थी। दूसरे किराएदारों ने ऐसी कोशिश की थी और वे कामयाब नहीं हुए थे। सबने मुझसे यही कहा कि मकान मालिक से किराया कम करवाना लगभग असंभव है। परंतु मैंने खुद से कहा, मैं लोगों को प्रभावित करने की कला का कोर्स कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने मकान मालिक पर कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके यह देखूंगा कि वे सिद्धांत कितने कारगर हैं। पत्र मिलते ही वह अपने सेक्रेटरी के साथ मुझसे मिलने आया। मैंने दरवाजे पर दोस्ताना अभिवादन के साथ उसका स्वागत किया। मेरे व्यवहार से सद्भाव और उत्साह साफ साफ झलक रहे थे। मैंने यह नहीं कहा कि किराया बहुत ज्यादा था। मैंने शुरुआत इस बात से की कि मुझे उसका घर कितना पसंद था। यकीन मानिए, मैंने उसके मकान की दिल खोलकर तारीफ की। मैंने उसे यह भी बताया कि वह अपने मकान की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। इसके बाद मैंने उसे बताया कि दरअसल मैं अगले साल भी इतने अच्छे मकान में रहना चाहता था, परंतु मैं मजबूर था, मैं इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकता था। जाहिर था कि कोई किराएदार उससे इस तरह पेश नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी परिस्थिति में क्या करे। उसने मुझे अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। वह हमेशा शिकायत करने वाले किराएदारों से परेशान था। एक किराएदार ने तो उसे 14 पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ तो बदतमीजी भरे थे। दूसरे किराएदार ने इसलिए मकान छोड़ने की धमकी दी थी क्योंकि ऊपर वाली मंजिल का किराएदार खर्राटे भरता था। उसने कहा, आपकी तरह के संतुष्ट किराएदार को देखकर कितना अच्छा लगता है। और फिर उसने बिना मेरे कहे किराए को थोड़ा कम करने का प्रस्ताव दिया। मैं ज्यादा कटौती चाहता था, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे कितना किराया दे सकता हूँ, और उसने विरोध में कुछ कहे बिना मेरी बात मान ली। जब वह चलने लगा तो उसने पलटकर मुझसे पूछा, आप अपने मकान में किस तरह का डेकोरेशन पसंद करेंगे? अगर मैंने किराया कम करवाने के लिए दूसरे किराएदारों के तरीकों का प्रयोग किया होता तो निश्चित रूप से मैं भी उन्हीं की तरह असफल हुआ होता। दोस्ताना, सहानुभूतिपूर्ण, प्रशंसात्मक तरीके से ही मैं सफल हो पाया। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट हैं। उनके स्टाफ को एक खंभे पर लगे किसी उपकरण की मरम्मत करने का काम दिया गया। इस तरह का काम पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास था और यह काम वुडकॉक के डिपार्टमेंट को हाल ही में दिया गया था। हालांकि उसके कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण दिया गया था, परंतु यह पहली बार था जब उन्हें वास्तव में इस काम को करने का अवसर मिला था। कंपनी का हर आदमी यह देखना चाहता था कि वे इस काम को कर सकते हैं या नहीं, और अगर वे करते हैं तो किस तरह से करते हैं। मिस्टर वुडकॉक, उसके अधीनस्थ मैनेजर और डिपार्टमेंट के दूसरे सदस्य इस काम को देखने के लिए गए। कई कार और ट्रक वहां पर खड़े थे और बहुत से लोग खंभे पर चढ़े दोनों आदमियों को देखने के लिए जमा हो गए थे। तभी वुडकॉक को सड़क पर खड़ी एक कार में से एक आदमी उतरता हुआ दिखा जिसके हाथ में कैमरा था। उनकी कंपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत अधिक सजग थी। वुडकॉक के मन में विचार आया कि कैमरा लिए हुए आदमी को शायद ऐसा लगेगा जैसे दो आदमियों के काम के लिए दर्जनों लोग बेवजह ही इकट्ठा हुए हैं। वे फोटोग्राफर की तरफ आगे बढ़े। मुझे लगता है कि आप हमारे काम में रुचि ले रहे हैं। हाँ, और मेरी माँ तो और भी अधिक रुचि लेंगी। वे आपकी कंपनी की स्टॉक होल्डर हैं। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। अब उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलत जगह निवेश कर दिया है। मैं उन्हें सालों से समझा रहा है कि आप जैसी कंपनी में निवेश करना पैसे की बर्बादी है।
अब यह सही साबित होगा। अखबार वालों को भी यह तस्वीरें पसंद आएंगी। आप ठीक कह रहे हैं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी इसी तरह से सोचता। परंतु यह एक विशेष परिस्थिति है। और फिर डीन वुडकॉक ने उसे बताया कि यह उनके डिपार्टमेंट का पहला काम है और इसलिए उनकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से लेकर कर्मचारियों तक सभी इसकी सफलता में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को आश्वस्त किया कि सामान्य परिस्थितियों में इस काम को केवल 2 ही लोग कर रहे होते। यह सुनकर फोटोग्राफर ने अपना कैमरा रख दिया। उसने वुडकॉक से हाथ मिलाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने इतनी अच्छी तरह से पूरा मामला समझा दिया। डीन वुडकॉक की दोस्ताना शैली ने उसकी कंपनी को नीचा दिखने और बुरे प्रचार से बचा लिया था। हमारी क्लास के एक और सदस्य न्यू हैम्पशायर के जेराल्ड एच विन ने बताया कि किस तरह दोस्ताना शैली की वजह से उन्हें एक डैमेज क्लेम पर संतोषजनक सेटलमेंट हासिल हुआ। उन्होंने कहा, वसंत की शुरुआत में जब जमीन पर बर्फ जमी हुई थी तब भारी बारिश हुई। आमतौर पर नजदीकी नालियों में बह जाने वाला पानी उस इलाके में घुस आया जिसमें मैंने हाल ही में घर बनवाया था। पानी के निकलने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए घर की नींव के चारों तरफ दबाव पड़ने लगा। पानी कंक्रीट के बेसमेंट फ्लोर को तोड़ता हुआ अंदर घुस आया और पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। इससे फर्नेस और हॉट वाटर हीटर बर्बाद हो गए। इस नुकसान की मरम्मत करवाने का खर्च $2000 से अधिक था। मेरे पास इस तरह के नुकसान के लिए कोई बीमा भी नहीं था। परंतु मैंने जल्दी ही इस बात का पता लगा लिया कि सब डिवीजन के मालिक ने घर के पास स्टॉर्म ड्रेन बनाने का कष्ट नहीं किया था। अगर स्टॉर्म ड्रेन होता तो इस समस्या से बचा जा सकता था। मैंने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। उसके ऑफिस तक जाते हुए 25 मील लंबी यात्रा में मैंने स्थिति का पूरा अवलोकन किया और इस कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया कि गुस्सा होने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं पहुंचा तो मैं शांत रहा और मैंने शुरुआत में उससे उसकी हाल की वेस्ट इंडीज यात्रा के बारे में पूछा। फिर जब मुझे लगा कि सही समय आ गया है तो मैंने उसे बताया कि पानी की वजह से मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। वह तत्काल मान गया कि वह इस समस्या को हल करने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देगा। कुछ दिनों बाद वह आया और उसने कहा कि वह नुकसान की भरपाई कर देगा और साथ ही वह स्टॉर्म ड्रेन भी बना देगा ताकि भविष्य में इस तरह के नुकसान की संभावना ही न रहे। हालांकि यह सब डिवीजन के मालिक की ही गलती थी, परंतु अगर मैंने दोस्ताना तरीके से चर्चा शुरू नहीं की होती तो शायद वह पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होता। सालों पहले उत्तर पश्चिमी मिसूरी में पढ़ने वाले देहाती बच्चों की तरह मैं नंगे पैर जंगल में से गुजरकर जाया करता था। मैंने अपने बचपन में सूर्य और हवा की नीतिकता पढ़ी थी। दोनों में बहस हो रही थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने कहा, मैं अभी साबित कर देती हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कोट पहने उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं इस बूढ़े आदमी के कोट को तुमसे जल्दी उतरवा सकती हूँ। सूर्य बादलों के पीछे चला गया और हवा तेजी से चलने लगी, इतनी तेज जैसे तूफान आ गया हो। परंतु हवा जितनी तेज चलती थी, बूढ़ा आदमी अपने कोट को उतना ही कसकर पकड़ लेता था। आखिरकार हवा ने हार मान ली और एक बार फिर अपनी सामान्य रफ्तार से चलने लगी। इसके बाद सूर्य बादलों के पीछे से निकला और बूढ़े आदमी पर दयालुता से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने अपना पसीना पोंछा और अपना कोट उतार दिया। तब सूर्य ने हवा को समझाया कि शक्ति और क्रोध के बजाय दयालुता और दोस्ती से कोई काम करवाना ज्यादा आसान होता है। जो लोग यह जान चुके हैं कि 1 गैलन सिरके के बजाय 1 बूंद शहद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं, वे विनम्र और दोस्ताना शैली का ही प्रयोग करते हैं। जब लूथरविले, मैरीलैंड के गैल कॉनर अपनी 4 महीने पुरानी कार को कार डीलर के सर्विस डिपार्टमेंट में तीसरी बार लेकर गए तो उन्होंने इसी शैली का प्रयोग किया।
उन्होंने हमारी कक्षा में बताया, यह स्पष्ट था कि सर्विस मैनेजर से बहस करने, उससे तर्क करने या उस पर चिल्लाने से मेरी समस्या सुलझने वाली नहीं थी। मैं शोरूम में गया और एजेंसी के मालिक मिस्टर व्हाइट से मिलने का अनुरोध किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे मिस्टर व्हाइट के ऑफिस में भेजा गया। मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैंने उनकी डीलरशिप से कार इसलिए खरीदी थी क्योंकि उनके यहाँ से कार खरीदने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। मुझे बताया गया था कि आपकी कीमतें बहुत वाजिब हैं और आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। मेरी बात सुनते ही मिस्टर व्हाइट के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे सर्विस डिपार्टमेंट से क्या समस्या आ रही है। मुझे लगा शायद आप ऐसी स्थिति को जानना चाहेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग सकता है, मैंने आगे कहा। उन्होंने मुझे यह बात बताने के लिए धन्यवाद दिया और मुझे आश्वस्त किया कि मेरी समस्या सुलझ जाएगी। न सिर्फ उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से मेरी समस्या में रुचि ली, बल्कि जब तक मेरी कार सुधर रही थी तब तक के लिए उन्होंने मुझे अपनी कार भी उधार दे दी। ईसप एक ग्रीक दास थे जो क्रॉसियस के दरबार में रहते थे। उन्होंने ईसा मसीह से 600 साल पहले अपनी अमर कथाएं लिखी थीं। परंतु मानव स्वभाव के बारे में जिन सच्चाइयों को उन्होंने उजागर किया था वे आज के बॉस्टन और बर्मिंघम में भी उतनी ही सही हैं जितनी कि वे 26 सदी पहले एथेंस में थीं। हवा की बजाय सूर्य आपका कोट अधिक जल्दी उतरवा सकता है और गुस्से या आलोचना की बजाय दयालु, दोस्ताना शैली और सराहना से लोगों की मानसिकता अधिक तेजी से बदल सकती है। याद रखें, लिंकन ने क्या कहा था, 1 गैलन सिरके के बजाय शहद की 1 बूंद से ज्यादा मक्खियां पकड़ी जा सकती हैं। यह था इस चैप्टर का सिद्धांत 4। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। और दोस्तों, ये था आज का चैप्टर और अब मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।